हे गाइस, हम बात करने वाले हैं। ये आपका क्लास यानी कि क्लास 11 का है, ठीक है। यानी इंटर फर्स्ट ईयर का जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम होने वाला है। तो यहाँ से आपका मॉडल सेट ऑलरेडी आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये मॉडल सेट फर्स्ट है और ये आपका हिंदी है, ठीक है। और इसमें टाइमिंग जो आपका वही रहेगा जो आपको फर्स्ट टर्म की में एग्ज़ाम जो आपने दिया था, टाइमिंग वही रहेगा और आपका फुल मार्क्स भी वही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ जो 11 क्लास यानी कि जो भी फर्स्ट ईयर के हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट, जैसे कि उनको मैं बहुत सारे मतलब कि इस वीडियो के माध्यम से सारे सब्जेक्ट जो है क्लियर कराऊंगी। अगर वो आर्ट्स पार्ट के आते हो तो ठीक है, मैं इस वीडियो में यानी इस चैनल पर क्या क्या मैं आपको बताने वाली हूँ एक झलक उन्हें भी देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मॉडल क्वेश्चंस पेपर, यानी कि ये जो आपका प्रारूप और उत्तर सहित मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो इस बार आपका होने वाले एग्जाम में जो है काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलने वाला है। क्योंकि आपका पैटर्न कैसा रहेगा सारी चीज़ें इस पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और आपको मैं जो है यहाँ पर मॉडल सेट 1 और हिंदी कोर का मैं बताने वाली हूँ। उसके बाद आपको इलेक्टिव का भी मिलेगा, आपका होम साइंस वगैरह हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जो भी है पॉलिटिकल साइंस हो गया, सारी चीज़ें, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, सारी चीज़ें मैं इस चैप्टर के मतलब इस वीडियो में या इस वीडियो में नहीं तो इस चैनल पर मिलने वाला है आपको। यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको करना ही पड़ेगा, वरना आप तक वीडियो तो जो है नहीं भी जा सकता है। यहाँ पर देखिए हिंदी है आपका जो कोर है, ये हिंदी है, इलेक्टिव है यानी ये इंग्लिश कोर। यहाँ पर भी ये सारे सब्जेक्ट का बता दिए जाएंगे। इंग्लिश इलेक्टिव ये भी हो जाएगा आपका, हिस्ट्री हो गया आपका, यहाँ पे जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ पर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, यहाँ पर साइकोलॉजी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी जाएंगे। और आखिर में है होम साइंस। इन सारी क्वेश्चन जो है सारे मॉडल सेट के साथ आपको यानी कि 5 मॉडल सेट आपको हर सब्जेक्ट का बता दिए जाएंगे इसी चैनल पर। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो तो चैनल पर, और लाइक शेयर करना ना भूलें, खास करके शेयर करना ना भूलें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मतलब मालूम ही नहीं पैटर्न क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उनको बता देंगे तो आपको बहुत बहुत थैंक्स मैं कहना चाहूँगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताऊँगी ये आपका टर्म 2 के यहाँ पर देख रहे हैं फॉर टर्म 2, ठीक है। मतलब कि द्वितीय स्वार्थिक परीक्षा के लिए ये आपके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी ये मतलब कि आपके एग्जाम जो होने वाला है जून में ना, तो ये एग्जाम की दृष्टि से आपका ये बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए गाइस, देरी ना करते हुए हम क्वेश्चंस को शुरुआत करते हैं। टर्म 2 सेट 1 और ये आपका हिंदी कोर है, ठीक है। यहाँ से शुरू करें। ऐसा हम आ चुके हैं मॉडल सेट 1, ठीक है। तो इसमें पैटर्न क्या रहेगा आपका, देखिए यहाँ पर सामान्य निर्देश देख लेते हैं। परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर देने के प्रयास करें, ये तो हर चीज़ में दिया हुआ रहेगा। दूसरी बात, इस प्रश्न पत्र के 3 खंड होंगे। इस प्रश्न पत्र को मतलब आपके जो है ये 3 खंड में बटा हुआ रहेगा और टोटल क्वेश्चन जो है ये 8 क्वेश्चन में बटा हुआ रहेगा। और मैं बता दूँ आपको इसमें ऑप्शन भी मिलेंगे, अथवा वाला क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। और वाला क्वेश्चन आपको बाई चांस नहीं आता है, सभी खंड के प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। 3 खंड रहेंगे यानी कि यहाँ पे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी यहाँ से रहेंगे और सभी खंड से उत्तर देना आपका अनिवार्य होगा। दूसरी बात, सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक जो है सामने दिया हुआ है। सभी प्रश्नों का निर्धारित अंक जो है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 6 मार्क्स का, उसी तरह। और यहाँ पर बोला प्रश्न का उत्तर उसके साथ दिए गए निर्देशों के आलोक में ही देने होंगे। तो गाइज यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे और मार्क्स को देखते हुए चलेंगे कि किस क्वेश्चन का कितना मार्क्स है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर खंड का यानी कि सेक्शन ए में आपको आपठित बोध दिया हुआ रहेगा, इसको पढ़ना है ध्यानपूर्वक, केयरफुली पढ़ के हमें क्वेश्चंस का आंसर देने होंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको 3 मार्क्स पूछा जाएगा, वो भी 2 मार्क्स का। यानी कि आप यहाँ से फ्री में 6 मार्क्स आराम से स्कोर कर पाएंगे अगर आपने इस गद्यांश को या पद्यांश को ठीक से ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर बोला लहरों में हलचल होती है, कहीं ना ऐसी आंधी आए जिससे दिवस रात हो जाए, यानी दिन से रात हो जाए, यही सोचकर चकवी बैठी तट पर धीरज खोती। लहरों में हलचल होती और लो आई आंधी, काली तम पथ पर भटकने वाली, अभी गा रही थी जो कलिका पड़ी भूमि पर सोती, लहरों में हलचल होती। आगे है चक्र दृश्य सदृश्य भीषण भंवरों में
ओह पर्वत कर लहरों में एकाकी नाविक की नौका अंतिम चक्कर लेती है, लहरों में हलचल होती है। तो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चंस बताते चलूँगी, साथ ही साथ आंसर भी आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पर दिया है जैसे लहरों में हलचल होने का क्या आशय है, तो यहाँ से आपको 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, प्रत्येक के लिए 2, क के लिए 2, ख के लिए 2 और ग के लिए 2, यानी कुल मिला के 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो ख नंबर में है कोमल कली बेसुध होकर धरती पर क्यों पड़ी है, और आगे है चकवी तट पर बैठकर अपना धैर्य क्यों खो रही है। तो चलिए इनका क्वेश्चंस का आंसर हमें देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस का आंसर देखिए क नंबर में, जैसे यहाँ पर लहरों में हलचल होने का आशय है आंधी आने की आशंका से दिन भी अंधेरा मतलब अंधेरी रात होने लगती है, ये इसका आंसर हो जाएगा क नंबर का, ठीक है। याद कर लेंगे और नोट भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब टाइम भी नहीं है। आगे है यहाँ पर आंधी आने के कारण जो है कोमल पृथ्वी धरती पर क्यों पड़ी है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंधी आने के कारण कोमल कली वेसुध होकर यानी कली वेसुध होकर धरती पर पड़ी है। तो ये आपको यहाँ से 4 नंबर मिल गया। आगे है अगर आप इनको भी लिखते हो तो यहाँ से पक्का 6 नंबर मिलेगा। इसका क्या अर्थ होता है, चकवी तट पर बैठकर अपना धैर्य इसीलिए खो रही है कि आंधी आने की आशंका जो है दिन कहीं रात ना हो जाए, इसी वजह से वो जो है मतलब चकवी तट पर बैठकर धैर्य धीरे धीरे खो रही है। तो यहाँ से आपका 6 मार्क्स हो गया। गाइस अगर आपको नहीं बाई चांस आपको फर्स्ट नंबर का ऑप्शन नहीं आता तो यहाँ पर देखिए आपको अथवा में सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर बोला इसको पढ़ना है, इस गद्यांश को हमें पढ़ना है। पद्यांश के अलावा गद्यांश यहाँ पर दिया जैसे पर्व त्योहार देश की सामाजिक एकता के प्रतीक है, ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी, सांस्कृतिक चेतना के प्रहारी और सद्भावनाओं के प्रेरक होते हैं। यहाँ पर दिया है दशहरा, दिवाली, होली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, क्रिसमस, ईद आदि हमारे ऐसे त्योहार हैं जिनसे हमारे सामाजिक जीवन में नया उत्साह आवेग आ जाता है। होली दिवाली पर हिंदुओं को मुसलमानों और ईसाई प्रेम पूर्वक बधाई देते हैं, परस्पर एक दूसरे के साथ मिठाई और उपहार का भी आदान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ईद और क्रिसमस पर हिंदू अपने मुसलमान और ईसाई भाइयों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। इस प्रकार इन पर्व त्योहारों पर सर्वत्र सर्वधर्म समभाव का सुंदर स्वरूप दिखाई देता है। तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर नहीं आते फर्स्ट का, तो ऑप्शन आपको नीचे भी दिया हुआ है, इनका भी आप अगर आप वो छोड़ के ये चीज करते हो तो यहाँ पे भी आपको 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर पर्व त्योहार से देश की किन बातों का परिचय मिलता है। दूसरा है भारतीय पर्व त्योहार विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति अपने सद्भावनाओं का आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं। तीसरा है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए। तो चलिए इन तीनों का आंसर जो है जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अथवा वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बोला पर्व त्योहार से देश सामाजिक एकता, सांस्कृतिक चेतना, सद्भावना तथा ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय मिलता है, ठीक है। पर्व त्योहार जो है ये क नंबर का आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ख नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बोला भारतीय पर्व त्योहार पर विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति बधाई, शुभकामनाएं, मिठाई और उपहार देकर अपनी सद्भावनाओं को परिचित करते हैं, ये ख नंबर का आएगा। यानी कि इसमें बोला है इस गद्यांश का मतलब टॉपिक यानी शीर्षक क्या होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा त्योहारों का महत्व। ग नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन सेकंड नंबर आपको यानी खंड ख जो है इसमें आपको अभिव्यक्ति और मध्यम तथा रचनात्मक लेखन जो है लिखना पड़ेगा आपको, जो 5-5 मार्क्स का रहेगा। यानी कि यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 5 मार्क्स का रहेगा, यानी 2 पंचे 10 आप यहाँ से हासिल करोगे। यहाँ पर 6, यहाँ पर आपका 6 और यहाँ पर 10, कुल मिला के 16 क्वेश्चन जो है 2 तक आप आराम से हासिल करेंगे अगर आप इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हो। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यहाँ पर दिया है झारखंड की संस्कृति अथवा कोरोना से बचाव विषय पर एक निबंध लिखिए, इन दोनों में से कोई एक निबंध लिखना है। और दूसरा चीज़ यहाँ पर इसमें बोला विद्युत आपूर्ति के अपने क्षेत्र में बहाली की ओर या मतलब बदहाली की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। तीसरा है अपने क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के प्रचार प्रसार के लिए संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। और चौथा है यहाँ पर दिया पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के प्रकारों को लिखिए। तो गाइस यहाँ पर खंड ख में हमें किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो 5-5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। पहला है यहाँ पर झारखंड की संस्कृति, और ये नहीं आता तो अथवा में आप कोरोना से बचाव के विषय पर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। तो चलिए हम एक क्वेश्चन का आंसर देखते हैं खंड ख का, ओके।
क नंबर 2 का, और ये झारखंड की संस्कृति है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, झारखंड अपने सांस्कृतिक कर्तव्यों के लिए प्रसिद्ध है। सही है, इस पर प्रकृति की असीम कृपा रही है। पर्यटकों के लिए झारखंड स्वर्ग है, मतलब जो मतलब देश के लिए, मतलब देश को देखने के लिए घूम घूम कर देखते हैं, तो जो घूमते हैं यानी कि पर्यटक जो होते हैं उनके लिए झारखंड जो है एक स्वर्ग का टुकड़ा है। दामोदर नदी, मयूरक्षी नदी, कोयल नदी, सांख नदी आदि इस क्षेत्र में होकर बहती है। वन जैसे यहाँ पर दिया वनांचल जैसे कि लोकप्रिय है। अपने खनिज और वन संसाधनों के लिए भी हमारे प्यारा झारखंड प्रसिद्ध है। ठीक है, पश्चिम बंगाल बिहार से स्थानांतरण होने के कारण झारखंड की संस्कृति को समृद्ध करता है। झारखंड की संस्कृति प्रचुर त्योहारों के अपने मतलब समृद्ध खजाने के बिना कहीं नहीं है। सरहुल कर्मा, यहाँ पर कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, सरहुल कर्मा, सोहराय, क्रिसमस, होली, दशहरा आदि त्योहार जो है झारखंड में मस्ती और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोक संगीत और नृत्य झारखंड की संस्कृति का हिस्सा है और पार्सल भी है। आदिवासी समुदाय के वे लोग सरल और विनम्र होते हैं, अनेक कठिनाइयों से ग्रस्त होने के बाद भी अपने संस्कृति के प्रति अटूट प्रेम करते हैं। यहाँ तक हमें पता चल गया इनकी परिचय। अब आते हैं झारखंड के लोगों का मुख्य खाद्य पदार्थ क्या है, इसकी मुख्य पहनवा क्या है, इस सारी चीज़ों को देखते हैं। तो झारखंड के लोग के मुख्य खाद्य पदार्थ है गेहूँ और चावल। यहाँ के लोग गेहूँ और चावल को खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं। आगे मुख्य रूप से सरसों के तेल का उपयोग खाना पकाने के माध्यम से रूप में किया जाता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सब्जियों के पर्याप्त विकास पोषण मिलता है। इस क्षेत्र में बिखरे हुए विभिन्न लोगों की अपनी अलग अलग खान पान आदतें जो राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हैं। जनजातियों का खाना पकाने की विधि बाकी आबादी से अलग है। मड़ुआ का आटा, मक्का, बजरा, कंद आदिवासियों का मुख्य भोजन घटक होता है। यहाँ तक हमने झारखंड के बारे में, झारखंड की संस्कृति के बारे में हमने जाना। अब हम कोरोना से बचाव के कुछ कारण को देखते हैं। अब आखिरी तक यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, इसमें और क्या क्या दिया। पर्यटकों की दृष्टि से झारखंड अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ऐतिहासिक भौगोलिक दोनों प्रकार के पर्यटन स्थल है। धार्मिक दृष्टिकोण से देवघर और प्रसनाथ अत्यंत महत्वपूर्ण है झारखंड के अंदर। ठीक है, झारखंड की भूमि को प्रकृति ने रत्न गर्भा बनाया है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में लौह, अयस्क, तांबा, मैग्नीज, बॉक्साइट, सोना, चांदी आदि भी मिलते हैं। अतः उपसंहार स्वरूप हम कह सकते हैं कि झारखंड की संस्कृति अद्वितीय है। पर्यटन, धार्मिक स्थल, खनिज संपदा झारखंड की अनुपम विधि है। तो यहाँ से हमने देखा। उसके बाद हमें अथवा के रूप में पूछा था कोरोना वायरस। अगर आप झारखंड की संस्कृति के बारे में नहीं लिखेंगे तो ऑप्शन चुन सकते हैं कोरोना वायरस, क्योंकि यहाँ पर किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देने हैं जो 4 ऑप्शन थे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, पहले ही हम इंसानों के अलावा कोई जीवों का इस धरती पर वास था, यानी इस धरती पर और था, जैसे डायनासोर वगैरह थे, आज कल या अभी वर्तमान में नहीं है। अब एक और नया जीव वास करने आया, वो कौन है, कोरोना। पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोरोना जीवित नहीं है। कोरोना जो है जीवित नहीं है, लेकिन हमें मार के चला जाता है। यह एक आजीविका वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब आप सोचिए कि यह जीवित नहीं है, तब इतनी तबाही मचा रहा है, आखिर क्यों? और अगर जीवित होता तो यह क्या करता? मारे मतलब एक तो मरा हुआ है, फिर भी लोगों को इतना ज़्यादा इफेक्ट पहुंचाता है। अगर बाई चांस ये जिंदा होता तो क्या करता? हो सकता है पृथ्वी को ही खत्म कर देता है क्या? चलिए अब देखते हैं। अब यह वायरस आ तो गया, पर इससे बचे कैसे, एक बड़ा सवाल है। बात तो सही है, हम बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम खुद को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। यानी कि हम क्या क्या कर सकते हैं? कोरोना वायरस छूने से भी फैलता है, जिससे हाथ ना मिलाएं और हाथ को साबुन से बार बार धोएं। सैनिटाइज करके हम उसको रोक सकते हैं। या अगर हम कह सकते हैं कि N95 या कपड़ों के मास्क पहने तो हमारे फेफड़ों में जाने में असमर्थ रहेगा। हमें 2 गज की दूरी जो है दूसरों से करनी चाहिए, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करनी चाहिए। सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियों हैं जो इस वायरस को बढ़ाने से रोक सकती है। उनमें से कुछ जिम्मेदारियों हैं किनकी? सरकार की। यानी कि यहाँ पर जगह जगह पर वैक्सीन कैंप लगवाना है और हमने लगाया है। सब कोई हमने लगाया है। गाइस आप भी बताओगे कितने कोरोना वैक्सीन लिए हैं? ठीक है, कितने लिए हैं आपने? ठीक है, और उसके बाद हर स्कूल, ऑफिस, सड़क, मोहल्ला आदि को सैनिटाइज करवाना है। उन जगह में लॉकडाउन लगाना है जहाँ कोविड संभलना
थोड़ा कठिन नज़र आ रहा है। जैसे मेले वगैरह हो गया, पर्व त्यौहार हो गया, मॉल वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में काफ़ी जो है भीड़ भड़के रहते हैं, तो उनको लॉकडाउन कर लेनी चाहिए, ठीक है, बंद कर देनी चाहिए। ऐसे में कोविड-19 अपने आप भगम-भग हो जाएगा। अगर हम मतलब अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से समझ ले तो कोविड-19 भी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। यानी कि अगर हम अपने कर्तव्य को अपने तरीके से करने चाहते हैं या फिर अच्छे तरीके से समझ कर उसको फुलफिल करते हैं या फिर उसको वादा करते हैं कि इसको ख़त्म करें, तो यहाँ पे कोरोना जो है कोविड-19 बिल्कुल होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ख नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विद्युत आपूर्ति की अपने क्षेत्र में बदहाली की और राज्य सरकार का ध्यान उत्कृष्ट करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखें। तो चलिए इसका आंसर भी तरह लिखना, जैसे ख नंबर यहाँ पर दिया, सेवा में आदरणीय संपादक जी, ठीक है, दैनिक जागरण रांची। उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे, महाशय मैं आपके दैनिक पत्र जागरण में मतलब प्रकाशनार्थ प्रेषित इस पत्र के माध्यम से झारखंड प्रदेश के विद्युत मंत्री का ध्यान महीनों से विद्युत संकट से मतलब अग्रंत पाकुड़ की ओर मतलब आकृष्ट कराना चाहता हूँ। यानी कि जो विद्युत की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैं इसको ध्यान में रखते हुए जो बिजली मंत्री है, विद्युत मंत्री है, उनकी ध्यान जो हमारी तरफ मतलब आकर्षित करना चाहती हूँ, वो भी आपके माध्यम से संभव हो पाएगा। विगत 4 महीनों से पाकुड़ जिले में विद्युत की आपूर्ति जो है घोर अनियमितता है, मतलब कि टाइम पे नहीं रहता है, कभी भी आया कभी भी गया, लेकिन सबसे ज़्यादा बंद ही रहता है। 24 घंटे में मुश्किल से कुछ मिलाकर 2-2.5 घंटे तक बिजली जो है दर्शन होते हैं, यानी बिजली आते हैं, फिर शेष घंटों में वह फिर से तबाही यानी कि ख़त्म हो जाता है, फिर बेचैनी देकर बिजली गायब होती रहती है। बिजली की आपूर्ति की गड़बड़ी से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। खेतों में मोटर पंप से होने वाले सिंचाई काम जो है वो पूरी तरह से रुक गई है, जिससे फसलें सूख रही है। शहर के भीतर बाहर करीब 7-8 बड़े औद्योगिक संस्थान हैं जो विद्युत आपूर्ति के अभाव से मतलब अभी ठप पड़ा हुआ है। संध्या 7 बजे ही शहर बाजार की सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। रात्रि की इस भयावह अंधकार में चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इस संबंध में स्थानीय विद्युत अनुमंडल पदाधिकारी से कई बार संपर्क स्थापित कर तथा कई बार लिखित सूचना के आधार पर अपेक्षित कार्य कराने प्रयास किया गया है, लेकिन परिणाम स्वरूप केवल निराशा ही हाथ लगी है, यानी ये कोई काम नहीं हो रहा है। अतः मैं इस समस्या और इससे उत्पन्न दुर्दशा की ओर माननीय विद्युत मंत्री झारखंड का ध्यान उत्कृष्ट करना चाहता हूँ और निवेदन करता हूं कि इस संबंध में तत्काल उचित कार्रवाई की जाए। आप देखिए यहाँ पर आपको लास्ट में क्या लिखना है, भाव दिए, उसके बाद आप अपना नाम लगा सकते हैं, ठीक है, वार्ड संख्या अगर मालूम है तो लगा सकते हैं, और जिस दिन की एग्जाम है उस दिन को आप लगाएंगे। आपका ग नंबर आंसर है। यहाँ पर स्वच्छ अभियान के प्रचार प्रसार हेतु आपको एक पत्र लिखना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर दिया है ग नंबर में सेवा में, यानी आपको यहाँ से केवल 2 प्रश्न का आंसर देने होंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं चारों का आंसर आपको बताने वाली हूँ। देखिए यहाँ पर है जैसे यहाँ पर सेवा में मुख्य स्वस्थ पदाधिकारी रांची, विषय स्वच्छ अभियान प्रचार प्रसार हेतु अब यहाँ से शुरू करेंगे। महोदय, सर्वविदित है कि स्वच्छ भारत अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया गया भारत सरकार का एक सफाई अभियान है। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है, जो 2 अक्टूबर को मतलब गांधी जी की जयंती पर लागू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य गांव और शहरों की गलियों, नलियों, सड़कों को साफ करना, हर घर एवं शिक्षा संस्थानों में शौचालयों का निर्माण आदि। इस अभियान में जन भागीदारी और जन चेतना का सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आगे इधर कुछ दिनों से सरकार की भागीदारी जो है कम दिखाई दे रही है, मतलब प्रचार प्रसार कम हो रहा है, लोगों की उदासीनता बढ़ती ही जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र इस अभियान का प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जाए ताकि अमजान इसका लाभ उठाएं एवं स्वच्छ भारत का स्वप्न सच होता हुआ दिखाई दे। आशा है आप तुरंत इस कार्य के लिए तत्पर होकर लोगों को प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। और यहाँ पर आप भाव दिए और आपका नाम, आप किस शहर से हैं, किस नगर से है, और डेट जिस दिन आपकी एग्जाम में उस दिन की लगाएंगे, ठीक है। घ नंबर क्वेश्चन था आपको यहाँ पर क्या पूछा गया था, ज्ञान और विचारों का समीक्षा टिप्पणी के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्र के माध्यम से ज्ञान मतलब कि जन जन तक पहुंचा ही पत्रकारिता है। यही हमें पूछा था, पत्रकारिता क्या है, पत्रकारिता कितने प्रकार के होते हैं, यही तो पूछा था। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ज्ञान और विचारों का समीक्षा मतलब समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द और साउंड यहाँ पर चित्र के माध्यम से जो जन जन तक पहुंचाती है उसी को पत्रकारिता कहा जाता है। पत्रकारिता के कितने
प्रकार होते हैं? तो पत्रकारिता के जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। पहला है खोज परक या खोजी पत्रकारिता, या फिर दूसरा है आपका विशेषकृत मतलब पत्रकारिता, और तीसरा है वॉचडॉग पत्रकारिता मतलब पत्रकारिता, और तीसरा है एडवोकेसी पत्रकारिता, एवं चौथा है वैकल्पिक पत्रकारिता। तो देखते हैं यहाँ पर 5 में से एक एक करके देखते हैं कि क्या काम होता है इनका। ठीक है, देखिए खोज परख या खोजी पत्रकारिता किसको बोलते हैं? खोजी पत्रकारिता द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, गड़बड़ी, अनियमितताओं और अनैतिकताओं को उजागर कराने का प्रयत्न किया जाता है। इसके माध्यम से इस प्रचार पत्रकारिता के माध्यम से खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन के रूप में सामने आया है। दूसरा है यहाँ पर विशेषीकृत पत्रकारिता। इनका क्या काम होता है? इसके लिए पत्रकार जो है किसी व्यापक क्षेत्र में विशेषज्ञता की अपेक्षा की जाती है। पत्रकारिता के विषय अनुसार विशेषज्ञता प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, विज्ञान विकास पत्रकारिता और अपराध, फैशन तथा फिल्म पत्रकारिता। हर पत्रकारिता जो है हर क्षेत्र में अलग अलग काम होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट के होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है वॉचडॉग पत्रकारिता। इनका क्या काम होता है? वॉचडॉग पत्रकारिता का मुख्य काम और जवाबदेही सरकार के कामकाजों और गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी है। जहाँ कहीं भी कोई गड़बड़ी नज़र आए उसको उद्घाटित करें ताकि लोगों को समझ आ जाए। तो इसका चौथा है एडवोकेसी पत्रकारिता। इनका क्या काम है? एडवोकेसी या पक्षधार पत्रकारिता का संबंध विशेष विचारधारा, मान्यता या मुद्दों से होता है। एडवोकेसी पत्रकारिता के संचालन समाचार संगठन अपने विशेष उद्देश्यों, मुद्दों और विचारधारा को जोर शोर से उठाते हैं, उनके पक्ष में जनमत की दिशा मोड़ने की कोशिश करते हैं। कभी कभी किसी विशिष्ट मुद्दों पर जनमत बनाकर उसके अनुकूल प्रतिक्रियाएं करने या निर्णय लेने की दबाव बनते हैं। ये होते हैं एडवोकेटिक पत्रकारिता। आगे है 5वां और आखिरी है इसमें वैकल्पिक पत्रकारिता क्या है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पत्रकारिता को जो रूप स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसकी सोच को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करता है उसे ही वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। इस तरह की मीडिया को ना तो पूंजीपतियों का बरदस्त प्राप्त होता है और ना ही किसी सरकार का रक्षा कवच ही उसे मिलता है। वह तो पाठकों के सहयोग पर ही सांस लेती है। तो ये होता है पत्रकारिता, जो 5 भागों में बटा गया है और हमने सारी चीज़ों का पूरी तरह से डिटेल हमने डिस्कस करा है यहाँ तक। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। खंड ग यानी कि सेक्शन सी, ये आपका पाठ्य पुस्तक यानी आपके टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। या दूसरा है बिका हुआ घर द्वार महाजन ने ना ब्याज की कौड़ी छोड़ी। ठीक है, ठीक है, रह आंखों में चुपती व कूर्क हुई बरगों की जोड़ी। तो यहाँ से आपको कितने मार्क्स के मिलेंगे? यहाँ पर भी आपको काफ़ी जो है मार्क्स मिलने वाला है। चलिए, तो हम 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया प्रस्तुत गद्यांश मियां नसरुद्दीन पाठ से उद्गृत। इस पाठ के लेखिका कौन है? तो कृष्ण सोविती। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इसका व्याख्यानी क्या कह रहा है यहाँ पर? तो पंच हजरी अंदाज का आशय है बड़े सेनापतियों सा अंदाज। मुगलों के ज़माने में 5000 की सेना के अधिकारी या नायक को पंच हजरी कहते थे। मुगल के ज़माने में उसकी चाल ढाल और बोलचाल में अकड़ होती थी और मियां नसरुद्दीन की बातचीत में भी वैसे ही गर्व तथा आत्मविश्वास था। ये हो जाएगा आपका क नंबर का आंसर। और दूसरा यहाँ पर क्या था? प्रस्तुत पंक्ति में वे आंखें शीर्षक कविता से ली गई है, यानी वे आंखें इस कविता से लिया गया है। जो लेखक है वो है कौन है? सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि इसमें व्याख्या क्या है। तो यहाँ पर दिया कवि ने यहाँ शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले महाजन के अत्याचारों का वर्णन किया है। महाजन ने अपने पैसे वसूलने के लिए किसान के घरों को बिकवा दिया। अपने पैसे वसूलने के लिए किसान के घर, रहने का घर को वो क्या किया? बेचने पर मजबूर कर दिया। ब्याज की कौड़ी वसूलने के लिए उसने किसान के बैलों की जोड़ी को भी नीलाम करवा दिया। किसान का घर और बैल महाजन
के बेटे की भेंट चढ़ गए। आज भी जब वह अपने बैलों की जोड़ी और घर के विषय में सोचता है तो उसकी स्मृतियां किसान की आंखों में चुभने लगती हैं, यानी किसान की आंखों में चुभने लगती हैं इतनी ज़्यादा, मतलब उनको खुद के घर भी क्या करना पड़ा, बिकना पड़ा। साथ ही साथ उनकी जो भी मतलब कि टैक्स जो ज़्यादा बढ़ जाता था, मतलब ब्याज जो है उनको वसूलने के लिए दोनों जोड़े यानी कि बैलों के जोड़े को भी नीलामी में करवा दिया गया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका चौथा नंबर क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें। यानी कि यहाँ पर हमें किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो हमें कितने मार्क्स के मिलेंगे, 3 मार्क्स के मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, गांव में बच्चों के जन्म के लिए पहले क्या व्यवस्था थी और अब कैसी है। दूसरा है, गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फ़र्क है, चर्चा करें। और तीसरा है इसमें, आधुनिक युग में भी स्मिथ के बादशाह यानी कि वायरलेस सेट का उपयोग क्यों करते हैं। तो यहाँ से हमें केवल इन तीनों में से हमें 2 प्रश्न का ही आंसर करने हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे तीनों का तीनों आंसर बताने वाली हूँ। का आंसर है, गांव में बच्चों के जन्म के लिए पहले घरों में दाई भंगिन आदि की व्यवस्था की जाती थी और आज कागजों में तो डिस्पेंसरी, अस्पताल, डॉक्टर्स, नर्स आदि का जिक्र है, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। यदि डिस्पेंसरी आदि हो तो मतलब कि डॉक्टर और नर्स के अभाव में खाली पड़ी है। अतः आज की स्थिति जैसी थी वैसी ही है। हाँ, कुछ मतलब यहाँ पर धनियर लोग शहरों में आकर अपने बच्चों के जन्म एवं अन्य बीमारियों के इलाज की व्यवस्था करते हैं। इस विशाल राष्ट्र भारत के लिए यह दुख की बात है कि यहाँ के नागरिकों के लिए आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बाद भी ऐसा ही प्राथमिकता जो है सुविधाओं का अभाव ही है। ठीक है, ये रीजन है। और ख नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, गांव में मोहन अपने संघर्ष कर रहा था। दूसरे गांव की पाठशाला में जाने के लिए प्रतिदिन नदी पार करना, मन लगाकर पढ़ना, हर अध्यापक के मन में अपनी जगह बनाना और सारे संघर्ष का अपने भविष्य बनाने और अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए कह रहा था। लखनऊ शहर में जाकर रमेश के घर में आलू लाना, दही लाना, धोबी को कपड़े देकर आना, ये सब काम वह रमेश के परिवार के लिए ही कर रहा था। इससे उसका सपना अपना जो है भविष्य धूमिल हो गया और माता पिता के मतलब सपेट टूट गए। गाँव का होनहार बालक शहर में घरेलू नौकर बनकर रह गया था। इसका ग नंबर आंसर था जो तीनों में से 2 को करना है। स्पीति के पहाड़ अत्यंत दुर्गम है, मतलब बहुत दूर पर है। यहाँ 8-9 महीनों बर्फ जमी रहती है। यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, इसीलिए संचार और परिवहन के साधनों का एकदम ही अभाव है। यहाँ पर बिल्कुल टेलीफोन या बिजली के तारे नहीं है, अतः केवल वायरलेस सेट से ही बदसा और सुविधार की बातें हो पाती थी इस जगह पर। ठीक है, उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रश्नों को उत्तर देना होगा जो 2-2 मार्क्स के होंगे, सॉरी 3-3 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर है, कबीर के अनुसार राम और रहीम का मतलब क्या है और यहाँ पर धर्म होना चाहिए। ठीक है, मीरा अपना नारायण से ऐसा संबंध बता रही है। और तीसरा है, कवि भावनी प्रसाद मिश्र के अनुसार लोग घर से अलग होकर घर को किस प्रकार याद करते हैं, लिखिए। ये तीनों में हमें 2 प्रश्न के आंसर देने होंगे, लेकिन आपको तीनों का तीनों आंसर मिलने वाला है। नंबर का क नंबर आंसर है, कबीर के मतानुसार राम और रहीम अलग अलग नहीं वरना एक ही है। इनके नाम पर झगड़ना अज्ञानता है, यानी ज्ञान से परे है। अगर इनके नाम पर अगर आपस में झगड़ा किया जाता है तो राम और रहीम के बारे में। ठीक है, आगे मीरा का नारायण से सहज और सत्य संबंध है। मीरा की भक्ति ही ऐसी है, वे कृष्ण नारायण को अपना पति मानती है। इसी भाव से पूरी सत्यनिष्ठ के साथ वे नारायण ही है, तो हम कह सकते हैं। और गह नंबर आंसर था, घर के लिए स्वर्ग सा सुकर और सबसे आत्मीय स्थान होता है। घर से दूर रहकर भी हमारा मन पल पल के विषय में ही कल्पनाएं करता रहता है। हर परिस्थिति में हम सोचते रहते हैं कि इस समय मेरे घर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा होगा, मेरी माँ क्या कर रही होंगी, मेरे पिताजी क्या कर रहे होंगे, मेरे भाई बहन मुझे याद कर रहे होंगे। कोई त्यौहार हो या मौसम बदलते, सर्दी गर्मी वर्षा, हर परिवर्तन हमने घर में देखा है। तो घर से दूर होने पर हर स्थिति में यही सोचते हैं कि यहाँ तो ऐसा है, पर मेरे घर में वही हो रहा होगा जो मेरे सामने होता था। घर का सुख, घर के भोजन का स्वाद तक हमें याद रहता है। ठीक है, घर सबसे प्यारा है, सबको प्यारा है। संसार के किसी भी कोने में हम नए नए पकवाने की तुलना में अपने घर के खाने से करते रहते हैं। विदेश जाकर अपने त्योहार, संस्कार, पूजा के तरीके, घर की धूप छांव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब कुछ याद करते हैं। एक भी चीज़ नहीं छोड़ते हैं जब हम बाहर रहते हुए भी अपने घर की चीज़ों को। ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ पर बोला कवि जैसे यहाँ पर कवि त्रिलोचन की कविता तथा गद्य और रचनाओं को लिखिए। तो चलिए इनको
नंबर आंसर है, जैसे यहाँ पर दिया काव्य रचनाएं। धरती शब्द आराधन यानी कि आराधन, चेती मेरा घर तुम्हें सौंपता हूँ, गुलाब और बुलबुल, ताप के माथे हुए दिन, दिगंत अनमोला है आदि। ये सब इनकी रचनाएं हैं, ठीक है, कविया रचनाएं हैं। और ये गद्य रचनाएं क्या क्या है, तो इनका है रोजानामाचा, देश कला, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध, ये कविताएं हैं इनकी, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है, ओला अंधारी रचना बेबी के व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को मतलब समेटे हैं। किन्हीं दो मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। हमें दो मुख्य मतलब ये पर हमें विचार प्रकट करना है, जो 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर है, ओला अंधारी एक ऐसी मतलब कृति है जो मतलब बेबी हलदार की आत्मकथा होने के साथ साथ हमें एक अनदेखी दुनिया के दर्शन करवाती है। एक ऐसी दुनिया जो हमारे पड़ोस में है, फिर भी हम इसमें झांकना अपनी ज्ञान के खिलाफ समझते हैं। आलो आंधरी के माध्यम से हम ज्ञान मतलब जानकारी मिलती है कि लोग कैसे कैसे कठिनाइयों में जीवन यापन करते हैं। और इसमें हमें 2 कारण बताना था, तो यहाँ पर है एक आवास। इन लोगों की बस्तियों अवैध होती है और जब सरकार चाहती है बुलडोजर फिरवा देती है, पर इतने छोटे होते हैं कि उनके अंदर बाथरूम एवं शौचालय आदि नहीं होते, जो एक विकट समस्या है, ठीक है। और आगे बात करेंगे इसके दूसरा क्या हो जाएगा, स्वस्थ का अभाव यानी स्वच्छता का अभाव है इस जगह पर। निर्धनता यानी गरीबी के कारण यानी निर्धनता से उभरने के प्रयास की तो ये लोग सोच ही नहीं पाते, यानी गरीब से अमीर होने की ये लोग सोच ही नहीं पाते। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे रोटी कपड़ा आवाज़ जुटाने में वे लोग इस कदर जुट जाते हैं कि गंदगी से गंदी जगह में रह लेते हैं, यानी सिर्फ उनको खाने से है और अपने आसपास की सफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अपने आसपास की सफाई करते रहे तो रोजी रोटी उनकी चली जाएगी। नलियों कूड़ेदानों आदि के निकट बसी इन बस्तियों में अनेक बीमारियां के फैलने का भय सदैव बना रहता है। ये लोग इसी माहौल में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपने देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में जो गट्टर में घर बना लेते हैं, छोटा मोटा उसी में रहते हैं, वो तो रोजी रोटी कमाने के लिए किसी तरह उनको काम मिलता है, लेकिन अगर वो अपने आसपास के साफ सफाई करते रहेंगे तो रोजी रोटी छिन जाएगी और वो भूखे उनको सोना पड़ेगा, जिस वजह से अपने आसपास की चीज़ों को साफ नहीं करते हैं और वो रोजी रोटी के लिए चलते हैं। आपको ये क्वेश्चंस नहीं आता तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पर दिया, चलवंजी की कुएं के भीतर कार्य करने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। सर क्या हो जाएगा, चलवंजी अपनी जान खतरे में डालकर कुएं का काम पूरा करते हैं। संकरी जगह से मिट्टी की खुदाई आपने देखे होंगे, ठीक है। साथ में चिनाई का कार्य भी काफ़ी थका देने वाला है, क्योंकि अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो अगर गड्ढा बढ़ते जाएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वो बहुत कष्ट करके कुआं को खोदते हैं। चलबाजी 4-5 हाथ की जगह में धीरे धीरे खुदाई करते हुए भूमि के अंदर जाते हैं। घुटने मोड़कर बैठकर धीरे धीरे बसोली से मिट्टी की खुदाई करते हैं। पैरों में जमा मिट्टी को रस्सी के सहारे लटकाए बाल्टी से बाहर भेजते हैं। कुएं की गहराई में पसीने से तरबतर चलवंजी को सांस लेने में काफ़ी जो है कठिनाई होती है। आपने देखे होंगे 20-25 हाथ की गहराई आते ही गर्मी इतनी हो जाती है कि ऊपर से मिट्टी भर रेत जो है यानी मुट्ठी भर रेत फेंककर कुएं में हवा को धकेला जाता है। चलबाजी इस रेत से बचने के लिए सिर पर किसी धातु से बर्तन को टोपी की तरह पहन लेते हैं। खुदाई करते करते वे मिट्टी की भी जांच करते रहते हैं। जैसे ही खड़िया पत्थर मिली मिट्टी शुरू हो जाती है, वे अपना काम खत्म कर देते हैं। नीचे धार लगाकर कई निर्माण पूरा हो जाता है। इस प्रकार निरंतर प्राणों को खतरे में डालकर वे लोग अपना काम पूरा करते हैं। तो ये होते हैं कौन गाइस, ये होते हैं चलबाजी, जो है अपने काम जो है जान को खतरे में डालकर करते हैं। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 8 है और ये आपका हिंदी में आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पैटर्न में है, ठीक है। जैसे बेबी के बच्चों के लिए तातुस ने क्या किया था, अथवा में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजस्थान में कुइयों को या कुओं से अधिक महत्व क्यों दिया जाता है। नंबर का आंसर हो जाएगा बेबी। इसी तरह रोज सवेरे आती है और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती थी। एक दिन तातुस ने उससे उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो बेबी ने कहा मैं तो उन्हें पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है। तब तातुस ने एक दिन बुलाकर बेबी से कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, ठीक है। फिर यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज़ बच्चों को वहाँ छोड़ देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मतलब कि इन बेबी को बोला जा रहा है आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पढ़ाना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा मेरे पास ऐसा चीज़ है नहीं जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ, या स्कूल हो सकता है नज़दीक में नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप चिंता ना करो, आप अपने बच्चों को यानी आपके लड़का और लड़की को लेके आइए, यहाँ पास में ही एक स्कूल है, यहाँ पर पढ़ा दीजिए। जब आप घर लौटेंगे साथ में बच्चों को भी लेके चलेंगे।
साथ लेकर आने लगेंगे। उन्हें स्कूल में छोड़कर घर आकर अपने काम में लग जाती है और स्कूल से बच्चे उसके पास आते तो तातुस उन्हें खाने के लिए कुछ दे देते थे। यानी तातुस कितने अच्छे थे। यानी उन बेबी से पहले पूछे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाए का क्या ख्याल है, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो मेरी स्थिति नहीं है जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ एक करीब में एक स्कूल है, वहाँ पर एडमिशन करा लीजिए और आप यहाँ काम करेंगे। उसके बाद काम खत्म होने के बाद अपने बच्चों को साथ में लेके चलेंगे। और अथवा में एक क्वेश्चन था जो आपको करना है, ठीक है, जो जैसे यहाँ पर अथवा दिया। तो यहाँ पर था राजस्थान का क्षेत्र रेतीला है, आप तो जानते होंगे क्योंकि रेगिस्तान का जहाज कौन है, ऊँट है। जो वहाँ के लोग ऊँट को सबसे ज़्यादा पालते हैं ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह जाने में उनको तकलीफ ना हो। ऊँट के पैर जो है ये रेत पर फंसते नहीं है, ठीक है, जिसके कारण वहाँ का पानी खरा होता है। वैसे पानी तो वहाँ पे खरा होता है जिस वजह से वो लोग दूर दराज से पीने का पानी लाते हैं। कुओं में पानी भूजल से आता है, इसलिए प्रायः कुआं का पानी खरा होता है जो पीने के काम नहीं आते। कुओं का पानी मतलब कुएं का निर्माण रजानी पानी को भूजल से मिलने से रोकने के लिए किया जाता है। रजानी पानी बरसात का वह पानी होता है जो रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी के कारण नमी के रूप में रेत में फैलता रहता है। उसी नमी से कुएं बनाकर बूंद बूंद पानी इकट्ठा किया जाता है और उसी पानी का स्वाद मतलब अमृत जैसा मीठा होता है। कुएं का पानी पीने का काम आता है, इसीलिए राजस्थान में कुओं से अधिक कुइयों को महत्व दिया जाता है। कुआं से अधिक कुइयों को महत्व इसीलिए दिया जाता है क्योंकि कुआं में जो पानी होता है ये धरातल से होता है और ये पानी जो है नमकीन होता है जो पीने लायक नहीं है। तो गाइस आपके मॉडल सेट में आपको हिंदी में से केवल 8 प्रश्न पूछा जाएगा और 8 प्रश्न में से आपको 40 मार्क्स और 1.5 घंटे के टाइम रहेंगे। और इसमें आपको बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, जो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता दूसरा क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और आगे के मैंने जितने बताए हैं आपको शुरू में सारे सब्जेक्ट का 5-5 सेट आपको मिल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूले। थैंक यू गाइज।